हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का क्लास 12 का परख मॉडल पेपर जो आया है उसका बिजनेस स्टडी का सेट नंबर 3 को हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को आज ही डाल लिया है और मैंने आप लोगों को कहा था कि आज ही हम लोग बिजनेस स्टडी को खत्म करेंगे। बिजनेस स्टडी के ऊपर टोटल 4 सेट आया है, ये तीसरा सेट है। इससे पहले सेट 1 सेट 2 डाल चुके हैं और इसके तुरंत बाद सेट 4 भी डाल देंगे, जिसके बाद आज ही हम लोगों का बिजनेस स्टडी खत्म हो जाएगा। वैसे ही हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, सारा सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर एक-एक दिन ही करके कंप्लीट करवा देंगे। इससे पहले अगर आपने 2 मॉडल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। इस साल का जेक बोर्ड का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लो। चैप्टर बाय चैप्टर आपको बिजनेस स्टडी का चैप्टर बाय चैप्टर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिखना है, इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन आंसर के साथ देखना है। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स देखना है, मॉडल पेपर देखना है, 100 क्वेश्चंस देखना है, सब चीज बिजनेस स्टडी क्लास 12 का प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको देख लेना। हाँ, इस साल का वीडियो नहीं होगा, पिछले साल का वीडियो होगा, लेकिन वही चीज सेम इसी साल पढ़ना है, इसलिए हम दोबारा से आप लोगों को उसको पढ़ाने में समय लॉस नहीं किए। अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में कुछ नहीं पढ़ा है तो क्लास 12 बिजनेस स्टडी का मेरा प्लेलिस्ट में जाओ, ऊपर लिंक दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, कहीं से भी जाके देख लो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते। और लगभग 11:45 हो रहा है अभी। ठीक है, अब कुछ देर पहले ही हम ब्रश किए, नाश्ता करने का समय नहीं मिला, तो हम अंगूर खाते-खाते आप लोगों को पढ़ाएँगे। अब अगर मेरा अंगूर देख कर के अगर किसी का मुँह में पानी आएगा तो हम क्या ही कर सकते हैं? हम तो नहीं देने वाले हैं आप लोग को। ठीक है? चलो आओ पढ़ते हैं। हाँ, भूख काफ़ी ज़ोर से लग रहा है। चलो आओ, इसलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है या कथन है? मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ। मतलब किसने कहा था कि प्रबंध जो है वो एक पेशा है। तो हम बताए थे आपको ये जो पेशा वर्ड है, पेशा से याद रखना है पैसा। पेशा से क्या याद रखना है? पैसा। और पैसा-पैसा कौन-सा देश चिल्लाता है? पैसा-पैसा चिल्लाता है आपका अमेरिका। पैसा-पैसा आपका कौन-सा देश चिल्लाता है? पैसा-पैसा चिल्लाता है आपका अमेरिका। ठीक? तो अमेरिका, अमेरिका याद रखना, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन ने ये डेफिनिशन आपका दिया था। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, प्रशासनिक प्रबंध का प्रस्तुतिकर्ता कौन थे? द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो हम इससे पहले के वीडियो में बताए थे, प्रबंध के सिद्धांतों का पिता, प्रशासनिक प्रबंध का पिता, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के जो फादर थे वो थे हेनरी फ्योल। और अगर आपको पूछता वैज्ञानिक प्रबंध के पिता कौन है, तब आप लोग बताना कि वैज्ञानिक प्रबंध का पिता एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है। कौन से प्रबंध का पिता? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर एफ.डब्ल्यू. टेलर थे। हेनरी फ्योल जी के ऊपर 1-2 गो और चीज़ आ सकता है। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल क्या थे? एक माइनिंग इंजीनियर थे, यानी एक खनन अभियंता थे। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था? प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। हेनरी फ्योल का जन्म, डेट ऑफ बर्थ याद रखना, कब मरे थे वो याद रखना। साथ ही साथ हेनरी फ्योल ने प्रबंध के इन 14 सिद्धांतों को कौन से बुक में बताया था? तो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक बुक में बताया था। आते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1913 को वैज्ञानिक प्रबंध का खोज किया था। तो इतना एमसीक्यू जरूर याद रखना, इनके ऊपर एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो अच्छा से। ले लिए? चलो, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जी, 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो एक व्यावसायिक वातावरण का, एक बिजनेस इन्वायरमेंट का इन चारों में से जो लक्षण नहीं है वो है कर्मचारी, यानी कि एम्प्लॉइज। क्योंकि एम्प्लॉय ना लक्षण नहीं है, एम्प्लॉइज उसका एक एलिमेंट होता है। ठीक है, उसका लक्षण नहीं होता। तो ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक मिनट, एक क्वेश्चन छोड़ दिए क्या? नहीं छोड़े। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा है? थोड़ा साइड साइड कटेगा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? देखो, बोल रहा है 4 नंबर पे, निम्न में से कौन सा सरकारी नीतियों में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभावों का वर्णन नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। यानी इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से अगर चेंज होगा तो उसका कोई भी प्रभाव बिजनेस पे नहीं पड़ेगा?
तो ये होगा हम लोगों का कृषि में परिवर्तन यानी चेंज इन एग्रीकल्चर, चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है? चेंज इन एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ध्यान से देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है उदारीकरण का अर्थ क्या होता है? अच्छा याद है ना, भारत में नवीन आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमी, नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो इंडिया में जुलाई 1991 को आया था और उसमें 3 चीज़ों के ऊपर डिसीजन लिया गया था। एलपीजी यानी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटिलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एल फॉर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटिलाइजेशन यानी निजीकरण और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है? तो यही बोल रहा है कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है? तो उदारीकरण का मतलब होता है कि लाइसेंस की आवश्यकताओं एवं अनियंत्रणों से आसान करना। यानी कि अगर हमारे कंट्री के अंदर जो भी बिज़नेस, जो भी इंडस्ट्री, जो भी मार्केट है, उसमें लाइसेंसिंग फ्री कर देना कि भाई अगर बिना मतलब का कोई नियम कानून लगा है, या तो उस नियम कानून को कम कर देंगे या नियम कानून को पूरा तरीके से हटा देंगे, लाइसेंस का फैसिलिटी को हटा देंगे, लाइसेंस का जो रूल्स है उसको हटा देंगे। यही कहलाता है उदारीकरण। और दूसरे देशों के साथ व्यापार करना ये कहलाता है मेरा ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। ठीक है? तो 5 का राइट आंसर होगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ प्लानिंग? कौन सा फीचर्स है? पहला, क्या जो नियोजन होता है वो लक्ष्य की ओर देखता है यानी फोकस करता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स के ऊपर? सही बात है। व्यापक है, परवेशिव है, मतलब प्लानिंग हर जगह करना पड़ेगा? सही बात है। मानसिक व्यायाम है यानी मेंटल एक्सरसाइज है? बिल्कुल, प्लानिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट इसका जरूर लेके रखोगे। ठीक है? हो गया? चलो, आते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोगों को क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है नियोजन का अर्थ है बीच की खाई को पटाना, यानी कि प्लानिंग मीन्स ए ब्रिज टू गैप्स बिटवीन, यानी प्लानिंग जो है वो किसके किसके बीच जो गैप्स होता है उस गैप को ये कम करने का काम करता है प्लानिंग। एक सेकंड देना। हाँ, चलो, प्लानिंग जो है वो किसके-किसके बीच गैप को कम करता है। तो देखो, प्लानिंग का मतलब क्या है? आज हम जहाँ खड़े हैं, हम आने वाले समय में क्या काम करेंगे, उसको एक-दूसरे से जोड़ता है। हम आज यहाँ खड़े हैं, आने वाले समय में हमको यहाँ पहुँचना है, उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग आपका प्रेज़ेंट के बारे में बताता है, आज आप जहाँ हैं, और ये बताता है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, कहाँ जाना है। तो बेसिकली प्लानिंग से इन दोनों को जोड़ा जाता है, वर्तमान और भविष्य को, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को। ठीक है? नियोजन का अर्थ है वर्तमान और भविष्य के बीच के खाई को पटाना। अच्छा लड़का लोग देखो, इस वर्ड को खोला, गलत मतलब मत समझ लेना। पटाना का मतलब है कि बीच के दूरियों को कम करना। तो प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर को आपस में जोड़ना। ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 8, नियोजन है, प्लानिंग इज। तो हमको पता है शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, सभी के लिए प्लानिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ प्लानिंग? ये तो भाई हम लोगों को अभी-अभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना, वही क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन है जो ऊपर में पढ़े थे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रहा है हम लोगों को यहाँ पे, सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क जो कार्य स्तर पर अंतः क्रिया के कारण अपने आप उत्पन्न हो जाता है, अपने आप उत्पन्न होता है, कहलाता है। ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन एट वर्क इज कॉल्ड। हमको पता है इस तरीके का वर्ड आपको सुन के समझने में थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन इसका मतलब सिंपल बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप बन जाता है। आप इसको शॉर्ट में भी पढ़े होंगे, कौन से संगठन का निर्माण स्वतः हो जाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप बन जाता है। तो वो हम लोगों का होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अनौपचारिक संगठन अपने आप बन जाता है। ठीक है? तो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, एक लंबी संरचना में होती है ए टोल स्ट्रक्चर है। ये पिछले मॉडल पेपर सेट 2 में भी ये वाला मिला था कि हम लोगों का जो लंबी संरचना होती है उसमें प्रबंध संकीर्णीय हो जाता है, यानी कि लॉन्ग स्ट्रक्चर में जो है मेरा नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट छोटा हो जाता है।
जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, मैनेजमेंट करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट वहाँ पे हो जाएगा, मैनेजमेंट सिकुड़ जाएगा। ठीक है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो, 11 के बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखो गुरुजी 12 नंबर पे यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोला गया है 12 नंबर पे कार्यों के आधार पर गतिविधियों का सामूहिकरण का एक भाग है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑफ पार्ट। अब देखो सिंपल बात है, फंक्शंस के बेसिस पे जो बँटता है ना, फंक्शंस के बेसिस पे जिस ऑर्गेनाइजेशन को बाँटा जाता है, उसको बोला जाता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल बात है, फंक्शंस के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन बटेगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? कार्यों के आधार पे जो संगठन बँटता है उसको कार्यात्मक संगठन बोला जाता है। क्लियर बात है? कार्यों के आधार पे जो संगठन बँटता है उसको क्या बोलते हैं? कार्यात्मक संगठन, ठीक है? तो 12 का राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्केलर चेन का अनुसरण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? तो स्केलर चेन को कौन नहीं अपनाता है? हमको पता है स्केलर चेन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं अपनाता है। स्केलर अनुसरण को अनौपचारिक संगठन नहीं अपनाता है, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में अंगूरी बेल संदेशवाहन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंगूरी बेल, यानी कि ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे, ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है? इसको याद रखोगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, उत्पाद लाइनों के आधार पर गतिविधियों का समूह के हिस्सा है। ग्रुपिंग ऑन एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन लाइन इज पार्ट। अब देखो प्रोडक्शन के बेसिस पे बांट रहे हैं। किसके बेसिस पे? प्रोडक्शन। फंक्शन के बेसिस पे बांटेंगे तो फंक्शनल, और प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटेंगे तो डिविजनल होता है। प्रोडक्शन के बेसिस पे बांटेंगे तो क्या होगा? डिविजनल होगा। क्या होगा? डिविजनल। ठीक है? गतिविधियों के आधार पे डिविजनल संगठन को बांटा जाता है। याद रखना, कार्यों के आधार पे कार्यात्मक, इसके बाद गतिविधियों के आधार पे डिविजनल। याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेट 3 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब शुरू में जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आइला ये क्या है, लेकिन है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है? कोई खास ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, संगठन के नए कर्मचारियों को संगठन के नियमों और नीतियां, उनके श्रेष्ठ और अधीनस्थ आदि से परिचित कराने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? Which type of training is provided to the new employee of an organization in order of familiarize them with the organization rules and policy, their superior and subordinates as on so? यानी सिंपल बात है ना, मान लो एक कंपनी चल रहा है, मान लो वो कंपनी 10 साल से चल रहा है। अब मान लो उस कंपनी में आज जो है वो 1000 नए-नए लोगों को नौकरी पे रखा गया है। देखो कंपनी मान लो पिछले 10 सालों से चल रहा है और आज 1000 लोगों को काम पे रखा गया। अब अगर 1000 लोगों को काम पे रखा गया है तो एक मीटिंग रखा जाएगा जिसमें इन 1000 कर्मचारियों को बताया जाएगा। एक बड़ा मीटिंग होगा, एक बड़ा-सा प्रोग्राम टाइप का होगा। इसमें ये सब आएँगे और कंपनी के सभी लोग आएँगे। उसमें बताया जाएगा देखो ये एमडी है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये जनरल मैनेजर है, ये है, वो है, हमारा कंपनी इतने सालों से चल रहा है, हमारे कंपनी का रूल्स, रेगुलेशन इस तरीके से है, हमारा कंपनी ऐसे-ऐसे चलता है, हमने इतने-इतने चीज़ों में विकास किया है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है। ताकि जो नए लोग अब काम के लिए आए हैं, वो लोग फ़ैमिलियर ही हो सके, अच्छे से जान परिचय हो जाए और पूरे कंपनी के बारे में, पूरे बिज़नेस के बारे में वो सब लोग जान जाए और सबसे घुल-मिल जाए और एक-दूसरे को सब लोग जान जाए। इस वजह से एक मीटिंग रखा जाता है, जिसको बोला जाता है इंडक्टिव ट्रेनिंग। क्या बोला जाता है? इंडक्टिव ट्रेनिंग, यानी जिसका मतलब होता है अभिविन्यास अभिविन्यास प्रशिक्षण। ठीक है? देखो हम बताते हैं इसमें क्या होता है। जब हम एमकॉम कर रहे थे इग्नू से, क्या कर रहे थे हम? जब एमकॉम कर रहे थे आपका इग्नू से, तब हम लोगों को फर्स्ट दिन एक इंडक्शन मीटिंग में बुलाया गया था। अब हमको ये नहीं समझ में आया था शुरू दिन कि भाई इंडक्शन मीटिंग होता क्या है? हम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो जब इंडक्शन मीटिंग में गए तो हम आईकॉम कर रहे थे, हाँ सॉरी हम एमकॉम कर रहे थे, कोई आपका एमएससी कर रहा है, कोई आपका जो है आईकॉम कर रहा कोई आपका एमए कर रहा है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लोग थे हम लोग। हम सभी लोगों को बैठाया गया,
हमारे उस इंस्टीट्यूट का जितना भी मेन टीचर्स थे, क्या हैं, क्या नहीं है, कौन स्टाफ है, कौन-कौन चीज़ को पढ़ाता है, मीटिंग रखा गया। उसमें हम सभी लोग भी गए, थोड़ा बहुत स्पीच दिए, हम सभी लोगों से लोग बातचीत किए और हम लोग समझ गए कि ये हमारे हमारे सब्जेक्ट के ये टीचर हैं, ऐसे होता है, क्लास इतने से इतने बजे चलता है, एग्ज़ाम ये होता है और हम लोग बहुत सारे लोगों को हम लोग उस दिन जान गए थे। तो उसी मीटिंग को बोला जाता है इंडक्शन मीटिंग, ठीक है? आया समझ में? आगे क्वेश्चन नंबर 16 प्रशिक्षण की डॉट डॉट पद्धति के तहत एक प्रशिक्षु को एक मास्टर कार्यरत कार्यकर्ता का मार्गदर्शन में रखा जाता है। अंडर द डॉट डॉट मेथड द ट्रेनिंग ए ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर वर्कर। यानी मान लो कि अगर नए लोगों को काम पे रखा गया, ये देखो सपोज कर लो इन 3 लोगों को काम पे रखा गया और इन 3 लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए ऊपर में एक बॉस को रखा गया। तो ये किस तरीके का ट्रेनिंग कहलाता है कि जितने भी लोगों को ट्रेनिंग देना है उसके लिए ऊपर एक बॉस रखा गया है। तो ये हम लोगों का कहलाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। क्या कहलाता है हम लोगों का? अप्रेंटिस ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षणार्थी अथवा नव शिखु प्रवास। अरे भाई पता नहीं हिंदी में क्या लिखा गया है। देखो याद रखना अप्रेंटिस ट्रेनिंग इसको बोला जाता है। ऊपर एक बॉस होगा, वो अपने लोगों को ट्रेनिंग देगा। जितने भी लोग हैं सारे लोग एक बॉस से ट्रेनिंग लेगा। ठीक है? ये होता है वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 17 पे बोला जा रहा है वह संगठनात्मक संरचना के साथ यह संगठनात्मक संरचना के साथ साथ कर्मचारियों के स्वैच्छिक आंदोलन को भी संदर्भित करता है। यह कहा है इट रेफर टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज इट? यानी हॉरिजेंटल का मतलब है, सिंपल बात है, एक कर्मचारी सपोज कर लो कि यहाँ काम करता था और उस कर्मचारी को इस जगह से हटा करके यहाँ काम दिए। लेकिन याद रखना हॉरिजेंटल वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल मतलब होता है प्रमोशन करना या डिमोशन करना। ना तो प्रमोशन किए ना तो डिमोशन किए, बल्कि एक जगह काम करता था उसको वहां से हटा के दूसरा जगह भेजे लेकिन उसी पोस्ट में। तो इसको बोला जाता है ट्रांसफर करना यानी कि हस्तांतरण करना। ये हॉरिजेंटल होता है। अगर वर्टिकल बोलता और वर्टिकल अगर ऊपर जाता तो वो पदोन्नति कहलाता। जैसे मान लो कोई आदमी था इस पोस्ट में काम करता था, अब उसका पोस्ट को बढ़ा के यहाँ रख दिए तो ये होता है प्रमोशन। और यहाँ काम करता था उसका पोस्ट को घटा करके यहाँ कर दिए तो ये होता है मेरा डिमोशन, है ना? तो ये वर्टिकल तो नहीं बोला ना भाई, हॉरिजेंटल बोल रहा है। तो हॉरिजेंटल होता है ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरण। ठीक है? 18 नंबर 18 नंबर पे बोला जा रहा है वह अवधारणा जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तियों का विकास शामिल है। द कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल ऑल रिस्पेक्ट्स, उसको बोला जाता है विकास, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। ठीक है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहा है अभिप्रेरणा संतुष्टि प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी चीजें आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द मोटिवेशंस ग्रेटिफिकेशन प्रोसेस। अगर मोटिवेशन करना है तो सबका जरूरत होगा, मोटिवेशन करना है तो सबका जरूरत होगा। आगे मास्लो के अनुसार देखो मास्लो वाला तो भाई पिछले मॉडल पेपर में किए थे ना। इसका राइट आंसर होगा इनमें से दोनों, ये दोनों। मास्लो ने इनहेरिटरी थ्योरी जो बताया था 5 गो, 5 इनहेरिटरी थ्योरी मास्लो ने बताया था ना, उसी के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है? पिछले ही बार का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है तो इसको पढ़ने में टाइम लॉस नहीं कर रहे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है स्वतंत्र नेतृत्व शैली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट लीडरशिप स्टाइल। अगर एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप होगा तो वो अपने मन से सारे चीजों को चलाना चाहेगा, किसी खास दबाव में रह के चीजों को नहीं चलाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मोटिवेशन होगा, सपोर्ट होगा, सबऑर्डिनेट सपोर्ट करेगा, सब चीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बोल रहा है 22 नंबर पे प्रभावी नियंत्रण प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? लो ये भी तो मॉडल पेपर 2 का ही तो है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे बोल रहा है शून्य बजट आधार में किस वर्ष को आधार माना जाता है? इन विच ईयर इज कंसीडर एज द बेस इन जीरो बेस बजट। तो भाई जीरो बेस बजट का मतलब ये नहीं होता है कि किसी साल को बेस बना के जीरो मानो, नहीं। जीरो बेस बजट में किसी भी साल को जीरो नहीं माना जाता है, ना उसका कोई बेस होता है, किसी भी वर्ष को नहीं।
नो नॉट एनी ईयर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 पे, विभागीय बजट विभागीय बजट में क्या क्या आते हैं? विथ व्हाट कम्स इन डिपार्टमेंटल बजट? तो डिपार्टमेंटल बजट में विक्रय एवं उत्पादन यानी कि सेल एंड प्रोडक्शन बजट आएगा, रोकड़ बजट, कैश बजट आएगा, पूंजीगत एवं शोध बजट, कैपिटल एंड रिसर्च बजट आएगा, सब आएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विभागीय बजट में ये सब चीजों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो जी, बोल रहा है मास्टर बजट किसका बनाया जाता है? हुज हुज मास्टर बजट इज मेड। याद रखना, मास्टर बजट का मतलब है कि पूरी संस्था के लिए, पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बजट बनाना है, जिसको हम लोग मास्टर बजट बोलते हैं। मास्टर बजट जो होता है वो पूरी संस्था के लिए बनाया जाता है। द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मास्टर बजट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय निर्णय में क्या क्या आते हैं? व्हाट आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल डिसीजन? तो फाइनेंशियल डिसीजन में यहां से सब चीज आएगा। विनियोग निर्णय, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेना होगा, वित्तीय निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन भी लेना होगा, लाभांश निर्णय यानी डिविडेंड डिसीजन भी लेगा। पैसा कहां से आएगा, इन्वेस्ट कहां करेंगे, पैसा लाएंगे कहां से, लाभ कैसे बांटेंगे, सब चीज का डिसीजन लेना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखो, 27 नंबर पे बोल रहा है अस्थाई पूंजी का क्या विशेषता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? चलो देखते हैं। पहला, अस्थाई पूंजी जो होता है यह दीर्घकाल तक रहती है। इट इट कास्ट्स ए लॉन्ग पीरियड। हाँ भाई, ये लंबे समय तक रहता है, सही बात है। अस्थाई संपत्तियां क्रय करने के लिए लगाई जाती है। इट यूज टू परचेज फिक्स एसेट। बिल्कुल सही बात है। लागत संरचना को प्रभावित करती है एवं जोखिम ज्यादा होती है। आफ्टर द कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड द रिस्क इज हाई। सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय तंत्र किस तत्व से संबंधित है? विथ विच एलिमेंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म रिलेटेड? मतलब इन चारों में से कौन सा काम करने के लिए एक्सचेंज होगा? मतलब जैसे मेरे पास पैसा है ना, हम पैसा किसी को दिए और उसके पास कोई सामान है, तो वो सामान हम लिए, तो भाई ये मेरा मार्केटिंग में ना ऐसा होता है, मेरा विपणन में ऐसा होता है। एक्सचेंज करने का काम कहाँ होता है? विपणन में। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे 29 29 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टेड इन इंडिया फ्रॉम। अच्छा, इफेक्टेड बोल रहा है, ध्यान से मेरा बात को समझना। अगर क्वेश्चन में बोलता कि इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू कब हुआ था, सेटअप कब हुआ था, तब बोलना 1986 को ये लागू हुआ था। याद रखना, लागू का मतलब है सेटअप हुआ था। ये सेटअप हुआ था 1986 को। सेटअप कब हुआ था? 1986 को सेटअप हो गया था। लेकिन अपना काम करना स्टार्ट कब किया? तो स्टार्ट किया था ये 15 अप्रैल 1987 से। याद रखना, 1986 को बन गया, लेकिन अपना काम करना कब से स्टार्ट किया? 1987 से। तो याद रखना क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि सेटअप कब हुआ था, बना कब था, तब बोल देना एस्टैब्लिश हुआ था 1986। लेकिन काम करना कब से स्टार्ट किया, इफेक्टिव कब से हुआ, वो प्रभावी कब से हुआ, तो बोलना 1987। और यहाँ यही क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अब देखो 30 गो ऑब्जेक्टिव होता, लेकिन यहाँ 29 गो ऑब्जेक्टिव दिया था, बाकी सब यहाँ पे हम लोगों का थ्योरी क्वेश्चन है। हम आप लोग से बार बार बोल रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन एक बार आप बनाओ, हमको उसका आंसर भेजो। कुछ कुछ स्टूडेंट भेजे, लगभग 30 से लेकर के 50 के बीच तक स्टूडेंट हमको भेजे। हम लगभग सभी लोगों का चेक किए, जिसका जिसका जहां जहां गलत था वहां वहां हम बता रहे हैं कि बच्चा ऐसे ऐसे आपको लिखना है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो और उसको सोल्व नहीं कर रहे हो, बिना सोल्व किए अगर आपको लगता है कि आप एग्जाम में जाके 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन में कुछ भी लिख के आओगे, तो भाई बहुत दिक्कत होगा आपको। हो सकता है एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट जाए। इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी आप लिखने का प्रैक्टिस करो। 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नीचे दिया हुआ है
और हम इसका पीडीएफ आपको राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे चुके हैं, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सेट 3 हो चुका है कंप्लीट। अब बारी है सेट 4 का। इसके तुरंत बाद सेट 4 बना देंगे। इसके बाद हम लोगों का पूरा बिजनेस स्टडी खत्म हो जाएगा, यानी पूरा बिजनेस स्टडी में भी सब चीज हम आप लोगों को खत्म कर दिए। 100% सिलेबस खत्म। मॉडल पेपर हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, जो आपको सारा चीज क्लास 12th बिजनेस स्टडी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा चीज वहां जाना, सब चीज मिलेगा, वहां कर लेना। 100% बिजनेस स्टडी भी खत्म हो गया। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा पढ़ना है, और हम जो जो करने बोल रहे हैं उसको करो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।